सर ये नहीं है सर, स्टार्ट से अटेंशन हिस्ट्री। यस सर। सर करें स्टार्ट। This is Artasha Bisharat. The motive of my presentation is attention, and today we are discuss to cover these topics: history of attention and its condition. Now I will start. सबसे पहले हमें अटेंशन की पता होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से आया, डिस्कवर कहाँ से हुआ, इस पे किन किन साइंटिस्ट ने रिसर्च की। सबसे पहले 19th सेंचुरी की बात करते हैं हम लोग कि उनमें साइकोलॉजिस्ट का क्या ख्याल था। उनमें साइकोलॉजिस्ट का ख्याल था 19th सेंचुरी में, उस टाइम से पहले साइकोलॉजी ने सिर्फ ये अटेंशन एक ख्याल था उनके नजदीक, और उन्होंने इसे नाम दिया था एपरसेप्शन का। उसका मतलब क्या था? एपरसेप्शन दरअसल है क्या? द मैकेनिज्म बाय विच न्यू आइडियाज बिकेम एसोसिएट विद एग्जिस्टिंग आइडियाज। ऐसा मैकेनिज्म था जिसमें आइडियाज, जो न्यू आइडियाज एसोसिएट होते थे विद जो एग्जिस्टिंग आइडियाज के साथ। हमारे पास साइंटिस्ट आया गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। उसने सजेस्ट किया कि वंस लॉज ऑफ अवेयरनेस ऑफ कांस्टेंट साउंड ऑफ वाटरफॉल illustrates how events can cease to be perceived without specific attention। कि अगर हम एक आबशार की मिसाल लें, उस पे हम विदाउट स्पेसिफिक अटेंशन हम उसका अवेयरनेस के बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें इसका पता नहीं चलेगा जब तक हम उसे स्पेसिफिक अटेंशन नहीं देंगे। उसी सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया विल्हेम वुंडर। वो फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी था। वो पहला था जिसने पॉइंट आउट किया था फोकल और ह्यूमन अवेयरनेस के इख्तलाफ उसने किया था। उसके बारे में उसने अवेयरनेस के बारे में बहुत सारा लिखा, जिसे उसने नाम दिया ब्लिकफील्ड का। और उसने ये क्यासराई की विल्हेम वुंडर ने कि अटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ फ्रंटल लॉब्स ऑफ ब्रेन, कि अटेंशन हमारे दिमाग का बलाई हिस्सा है। ये थी विल्हेम वुंडर की रिसर्च। फिर आया साइंटिस्ट विलियम जेम्स। उसने एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी दिया 1819। उसने कहा, जिसमें उसने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि एवरीवन नोज व्हाट अटेंशन इज। इट इज द टेकिंग पोजेशन बाय द माइंड इन क्लियर एंड विविड फॉर्म of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thoughts। जिसमें उसने कहा कि जो हमारी अटेंशन है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे स्टिमुलाई जो है एक टाइम में वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी अटेंशन है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे जाती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हम एक इंटरेस्टिंग बुक स्टोरी या नॉवल पढ़ रहे हैं तो हमारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसी पढ़ने पे होगी, ना कि हमारे सराउंडिंग के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है हम उसे अवॉइड करेंगे। ये था विलियम जेम्स का कहना। फिर 1906 में अनदर साइकोलॉजिस्ट आया W.B. पिल्सबरी। उसने सजेस्ट किए 3 मेथड अटेंशन के। 3 मेथड उसने सजेस्ट किए, जिसमें उसका पहला मेथड था कि अगर हम कोई परफॉर्म करें टास्क, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम ज़्यादा उसे अटेंशन देंगे। ये उसका पहला मेथड था। दूसरा मेथड उसने ये कहा कि अगर हमारे काम की परफॉर्मेंस डिक्रीज है तो हमारी अटेंशन भी कम होती जाएगी। जाहिर है जब हम अपने यहाँ काम नहीं परफॉर्म करेंगे हमारी अटेंशन उस पर थोड़ी कम हो जाएगी। एंड थर्ड वन उसने क्या कहा कि हमारी जो अटेंशन है, अगर हम अपने स्टिमुलाई को इधर से डाइवर्ट करें उसकी अटेंशन, तो हम फिर भी उसके अटेंशन को चेक कर सकते हैं। खालिद इम्तियाज अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। ये थी 19th सेंचुरी की। वो उसमें 19th सेंचुरी में अटेंशन का कुछ इतना खास पता नहीं चला साइकोलॉजिस्ट को। फिर आई 20th सेंचुरी और वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई। साइंटिस्ट आए
उसमें एक था हमारे पास रशियन साइकोलॉजिस्ट आया इवान पेट्रोविच, उसने उसे नाम दिया फिर अटेंशन का। स्क्रीन शो उसने करवा कहा दें। कि सर करवा रहे हैं। तेरीम तुम पीडीएफ ऐसा करो ग्रुप में भी सेंड कर दो बच्चे वहां से भी अगर किसी को हो रहा है तो। I20 सेंचुरी वो काफी हद तक प्रोग्रेस हुई और उसमें एक साइंटिस्ट आया रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पेवलोव। उसने उसे एक नाम दिया अटेंशन का। उसने कहा कि अगर डॉग्स और अदर एनिमल्स हम देने, हर एक में कुछ ना कुछ साइंस ऑफ अटेंशन होते हैं कि हम उनकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है। हर एक यानी कि एनिमल्स में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है। तो फिर इसी तरह हमारे पास ये साइकोलॉजिस्ट में अटेंशन का वर्ड आ गया, यानी कि हमारी तवज्जो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन। ये था अटेंशन की हिस्ट्री और इसकी डेफिनेशन क्या थी फिर हमारे पास कि अगर द कंसंट्रेशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सम फिनोमेना टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर स्टिमुलाई, कि हमारी अवेयरनेस जो है, हमारी कंसंट्रेशन उसी स्टिमुलाई पे होगी जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो इर्द गिर्द के स्टिमुलाई अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे और सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, उसे हम कहते हैं अटेंशन। नाउ इट्स कंडीशन। एडिशन उसकी कंडीशन है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंडीशन प्रीपोटेंसी, शिद्दत। प्रीपोटेंसी में क्या है कि इसमें स्टिमुलाई भी हैं जो अट्रैक्ट करते हैं हमारी अटेंशन को। लाइक अगर हम अटेंशन, हम चाह के भी हम अटेंशन दे रहे हैं किसी एक चीज पे, लेकिन जैसे ही लाउड म्यूजिक आ जाएगा हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ तो ब्राइट लाइट आ जाएगी, लाइट ज्यादा तेज लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो वो भी हमारी अटेंशन को डाइवर्ट कर देगा। ये थी प्रीपोटेंसी। नेक्स्ट आता है साइज। साइज क्या था, साइज नाम से क्लियर हो रहा है कि एज कम्पेयर टू हमारी अटेंशन ज्यादा जाएगी लार्ज थिंग्स पे एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन। अगर हम देखें एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे होते हैं बहुत सारे, हर एक एडवर्टाइजमेंट देता है हर एक प्रोडक्ट अपने, लाइक ले लें, खादी ले लें, स्टाइलो ले लें और भी बहुत सारे। सबने बहुत बड़ा ब्रांड एक उन्होंने दिया होता है वो बोर्ड उनका, जिस पे हमारी अटेंशन फौरन जाती है, कैच करती है हमारी अटेंशन को। जबकि एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन जैसे इश्तहार लगे हों दीवारों पे छोटे, उन पे हमारी इतनी अटेंशन नहीं जाती। ये आता है साइज में। आगे आता है चेंज। चेंज भी हमारी अटेंशन को कैच करता है। लाइक ले लें आप, टेलीफोन ले लें, सेल बेल ले लें, और एक मस्जिद में जब अजान के लिए हमें बुलाया जाता है मौजूद, तो वो भी हमारी अटेंशन को कैच करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट भी हमारी अटेंशन को जिन तरफ अटैच करता है। लाइक ले लें आप लोग फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉग है मूवमेंट मोशनलेस है ग्राउंड पे तो हम उसे नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हरकत करेगा हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी और हमें एक डेंजर साइन मिलेगा। ये थी मूवमेंट। हम मूवमेंट में आ जाएंगे। कंट्रास्ट। नेक्स्ट वन है इस कंट्रास्ट। कंट्रास्ट भी नाम से जाहिर हो रहा है कि कंट्रास्ट, जाहिर है कंट्रास्ट हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ करते हैं मुतवज्जो। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, हम कहेंगे इसका कलर कॉम्बो अच्छा है। लाइक एक क्राउड की मिसाल ले लें आप लोग कि क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, हमें किसी की प्रेजेंट और एब्सेंट का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे कोई टॉलर मैन या टॉल वुमेन आ जाएगी, शॉर्ट आ जाएगा मैन, हमारी अटेंशन फौरन उसकी तरफ जाएगी। वो देखें वो बड़ा आदमी या छोटा, तो ऐसे हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन। एंड नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव कंडीशन एंड आई विल इनवाइट खालिद इम्तियाज, वो इसे आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। मोहम्मद खालिद। खालिद कहाँ चला गया है, उठा ले उसे। खालिद, खालिद नहीं, मीटिंग में, मीटिंग में अभी तो था जब उसका माइक ऑन था। उन्होंने तैयार ही नहीं की। कुरतुलैन आप एक्सप्लेन कर दें, फिर नेक्स्ट आ जाता है खालिद, तो वो कर देगा। आप अपना टॉपिक कर दें।
Assalamu alaikum. My name is Kuratlan. Now I'm going to discuss about span of attention. First of all, you all know that what is attention. Attention एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चंद स्टिमुलाई को इग्नोर करते हुए कुछ की तरफ जस्ट हम फोकस करते हैं, उसको हम कहते हैं अटेंशन। साइकोलॉजी में ये अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स में से है स्पैन ऑफ अटेंशन जो है एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जब इंसान किसी चीज़ को अटेंशन देता है तो उसका स्पैन कितना होता है, मींस उसके ड्यूरेशन कितना होता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एट अ टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर सकता है। सर विलियम हैमिल्टन अपने फेमस लेक्चर मेटाफिजिक्स में स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आप कुछ मार्बल ज़मीन पर थ्रो करें तो वो छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जस्ट 6 और 7 से ज़्यादा मार्बल्स को आप एट अ टाइम नहीं परसीव कर सकते। अगर वही मार्बल्स जो हैं वो 2, 3 या 5 पीसेस में मतलब इकट्ठे पड़े पड़े हों, तो हम उनको एज़ अ वन यूनिट परसीव करेंगे, और वो भी हम ग्रुप्स जो होंगे 6 या 7 को ही हम जस्ट अपनी अटेंशन दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इस बात से भी एग्री करते हैं कि अगर एक इंसान है उसने अपने गोल्स अचीव करने हैं, अगर वो सस्टेन रहेगा और फोकस उसका होगा, मतलब उसकी अटेंशन जो होगी सस्टेन रहेगी, तो वो इजीली अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकता है। अटेंशन जो है वो इंक्रीज हम कर सकते हैं जब हम अपना टास्क जो है परफॉर्म करें, उस पे फ्लुएंट रहें। ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं उनका स्पैन ऑफ अटेंशन जो है एज कंपेयर अगर हम लें यंगर चिल्ड्रन से ज़्यादा होता है। स्पैन ऑफ अटेंशन जो एडल्ट्स के लिए है वो 8 ऑब्जेक्ट्स है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम परसीव नहीं कर सकते। गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जब अटेंशन हम किसी चीज़ को देते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अक्कर होती है। वो डिस्ट्रैक्शन कैसे अक्कर होती है, जब अनदर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर एग्जांपल लें, एक बच्चा है वो स्कूल स्ट्रगलिंग कर रहा है, लेकिन और उसके पेरेंट्स नोट कर रहे हैं कि वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहा, तो चांसेस हैं कि उसका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो स्टडी के लिए शॉर्ट है, अदर एक्टिविटीज के लिए ज़्यादा है, मीन्स स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन एक्स्ट्रा। टोक्योडोस्कोप एक ऑपरेटस है जो कि स्पैन ऑफ अटेंशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स। स्पैन ऑफ अटेंशन जो है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी सपोज की जाती है। लाइक जो ऑब्जेक्ट्स हैं अडल्ट्स के लिए उन्होंने बता दिया कि 8 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा को परसीव नहीं कर सकते। वी कैन से दिस इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में से ये भी शो हुआ है कि ये वेरी करती है फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और किसी चीज़ में कम होता है। जिस जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसमें अटेंशन ज़्यादा होगी, और जिधर कम होगा उधर स्पैन ऑफ अटेंशन शॉर्ट होगा। स्पैन ऑफ अटेंशन जो है ये हम इंक्रीज कर सकते हैं by doing practice and by ability of observer to collection of other stimuli। अब प्रैक्टिस से हम कैसे कर सकते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन इंक्रीज? अगर आप अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन आपको जो बुक रीडिंग है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे लर्निंग प्रोसेस भी, आपकी लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं और आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो भी इंक्रीज होता है। सेकेंड वन इज दैट एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर टू कलेक्शन ऑफ अदर स्टिमुलाई। मतलब जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थ्रो किए थे, अगर या फिर कोई भी आप चीज़ ले लें, अगर आप अपना स्पैन ऑफ अटेंशन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को ग्रुप्स की सूरत में अगर लें तो आपका स्पैन ऑफ अटेंशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को मीनिंगफुल मीनिंगफुल अब चीज़ों को बना के अगर हम लें, स्पैन ऑफ अटेंशन तब भी इंक्रीज होगा। लाइक अगर हम लें पाकिस्तान के स्पेलिंग, तो पाकिस्तान की स्पेलिंग अगर हम प्रोनाउंस करें तो मीनिंगफुल बना के, लाइक जैसे अब है पाकिस्तान की स्पेलिंग, तो वो हमारे लिए इजी होगा। अगर हम इसको उल्टी साइड से स्टार्ट करें तो वो मीनिंगलेस एक वर्ड बन जाएगा। और अगर हम कोई पैराग्राफ लें, मिसाल के तौर पर कोई पैराग्राफ लें, उसकी समझ नहीं आ रही, उसको एक तो पॉइंट्स में करें और दूसरा सेंटेंस या फ्रेजेस बना के उसको हम एक्सप्लेन करें या याद करें,
तो उससे भी हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो इंक्रीज होगा। लाइक अगर हम फ्रेजेस लें, व्हाट्स अप एंड हाउ इज इट गोइंग इन प्लेस ऑफ हाउ समवन इज, तो हमारे लिए ये फ्रेजेस बना के किसी पूछना या कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना, वो हमारे लिए इजी होगा। डन सर, हो गई है। नेक्स्ट तहरीर। सर स्क्रीन ऊपर कर दें। एनी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही। सर चले गए हैं, तहरीम तुम्हें होस्ट बना गए हैं। चलो तहरीम खुद शो करवा दो। चलो तहरीम आप कर लो। हो रही है शो? हाँ हो रही है। Okay. Assalamu alaikum. I am Tehreem and my topic of presentations are division of attention and fluctuation of attention. कौन था? सर ही हैं वो, इधर ही। कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, डिवीजन ऑफ अटेंशन का मतलब है कि अटेंशन की तकसीम। अब इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ स्टिमुलाई को हम लोग अटेंड करें एक ही वक्त में, तो ये हमारे पास होगा डिवीजन ऑफ अटेंशन। यानी कि हम लोग डिफरेंट स्टिमुलाई को अपनी अटेंशन जो है ना वो डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, जैसा कि हम लोग जैसे एक टीचर है, क्लास ले रहे हैं वो, तो उसके तो क्लास में बैठे हम लोग अपने फ्रेंड्स की भी बात सुन रहे हैं और टीचर के भी, तो एक ही वक्त में दो चीजों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब है कि हमारी अटेंशन जो है वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। हर चीज का कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो अटेंशन, डिवीजन ऑफ अटेंशन का जो एक एडवांटेज है ना वो ये है कि वी कैन सक्सेसफुली कैरी आउट मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। हम एक ही वक्त में काफी काम जो है ना, मतलब 2-3 काम एक ही वक्त में हम सक्सेसफुली कैरी आउट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज जो है इसका वो ये होगा कि या ड्रॉबैक कह लें आप लोग इसका एक, कि लर्निंग में हमारे जो है ना डिफिकल्टी होगी। सिर्फ लर्निंग में जो डिफिकल्टी होगी, ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है। डिवीजन ऑफ अटेंशन मेक्स लर्निंग डिफिकल्ट। जैसा कि हम लोग कोई ऐसे लिख रहे हैं और साथ में कोई पोएम रिसाइट कर रहे हैं या फिर कुछ और बोल रहे हैं साथ, या किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो जो हम लोग ऐसे की राइटिंग है ना उसके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई समझ ना लगे तो वो पूछ सकता है साथ ही। फिर हर चीज की कुछ चीजें होती हैं जो लिमिटलेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑफ अटेंशन जो है वो लिमिटेड है। इसकी लिमिट ऐसे है कि वी कैन इंक्रीज आवर नहीं, लिमिट ऑफ डिवीजन ऑफ अटेंशन वो इस तरह है कि आवर एबिलिटी टू अटेंड टू मल्टीपल स्टिमुलाई एंड डू वेरियस टास्क एट अ टाइम डज हैव इट्स लिमिट व्हेन we divide our attention, the efficiency with which we do these actions is decreased। यानी कि जब हम लोग 2-3 काम इकट्ठे कर रहे हो और हम लोग करते ही जाएं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कम हो जाएगी, तो तब हम लोग कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे? प्रैक्टिस के साथ। अगर हम लोग रोज 2 या 3 वही काम जो है वो रोज करें, तो एक ही टाइम पे, ये कंडीशन है कि एक ही वक्त पे हम लोग करेंगे, ठीक है। जब एक ही टाइम पे हम लोग वो सारे काम करेंगे तो प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं मैथ के और उनकी प्रैक्टिस होती रहती है, और फिर हम लोग उसी फ्लो के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी लिमिट ऑफ डिवीजन ऑफ अटेंशन जो होगी वो भी बढ़ जाएगी।
इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो। नो। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। अब यहाँ पे जो वर्ड है फ्लक्चुएशन, इसका मतलब है इरेगुलर राइजिंग, यानी कि उतार चढ़ाव। ठीक है, अटेंशन में जो उतार चढ़ाव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। इसको हम प्रॉपर इस तरह कह सकते हैं कि आवर अटेंशन शिफ्ट फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ वन सिचुएशन। ठीक हो गया। सिचुएशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, सिचुएशन हमारी हमेशा से एक ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो एस्पेक्ट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। हमारी अटेंशन जो होगी उसके ऊपर जो एस्पेक्ट्स होंगे उसके उस पर शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, लेकिन सिचुएशन हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये हमारे पास होगा फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। अब इसके दो डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब के फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। ठीक है, वो हमारे पास दो हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। एक्सटर्नल को हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं और इंटरनल को हम सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अब एक गार्डन की एग्जांपल हम लेंगे। जैसे एक गार्डन है तो उसके जो हम पूरे गार्डन को एक एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर फ्लावर्स होंगे वो जो, या फिर ट्रीज होंगी, या फिर और कोई भी चीज जो हम लोगों ने वहां पे प्लांट की होगी, तो उनको हम लोग इंटरनल फैक्टर्स कहेंगे। इसके बाद है कि यहाँ पर उन्होंने एक और बात बताई है कि जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये उन पर डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और लेकिन जो एक्सटर्नल है, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो हमारी सिचुएशन है वो चेंज नहीं होगी। इस तरह से इसी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि अटेंशन टू द सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स। मतलब कि हम एक ही सब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग उस अटेंशन के साथ ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। ठीक है, फ्यू सेकंड्स तक हम लोग उसी अटेंशन के साथ उसे जो है देख सकते हैं या फिर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यू सेकंड के बाद हमारी टेंशन जो होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल ये होगी कि एक पिक्चर हम लोग ले लेंगे, उसके वेरियस पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स के साथ। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो पिक्चर होगी हमारी, ठीक है, और वेरियस पार्ट्स जो होंगे उन्हें हम इंटरनल फैक्टर कह देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेरियस पार्ट्स जो उसके होंगे पिक्चर के, जिसे हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स कह दिया है, वो चेंज नहीं होंगे। ऊपर उन्होंने लिखा था कि फैक्टर एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो होंगे वो माइट हैव चेंज। तो यहाँ पर वो जो है कंडीशन सही हो रही है कि चेंज नहीं भी हो सकती। ये वाली बात यहाँ पर हो गई है कि वेरियस पार्ट्स जो होंगे हमारे पास पिक्चर के वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद है अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी अटेंशन जो है पिक्चर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जो शिफ्ट हो रही है, जो हम लोगों ने फ्लक्चुएशन की डेफिनेशन पढ़ी है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो सबको समझ आ गई होगी अब तो। यस। ठीक है, यस। अब एस्टिमेटिंग आवरसेल्फ का मतलब है हम अपने आप का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हम लोग एक चीज को फ्लक्चुएट कर रहे हैं और कितने टाइम में हम लोग कर रहे हैं। जैसे अब 2 या 3 चीजें ले लेंगे, हम लोग उनको फिक्स कर देंगे, अपनी अटेंशन को किसी एक पे फिक्स कर देंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारी अटेंशन जब तक वो 2-3 साथ पड़े हैं, 2 और 3 जो ऑब्जेक्ट साथ पड़े हैं हमारे पास, हम लोगों की अटेंशन एक पर ही, बिल्कुल एक पर फ्यू सेकंड्स तक ही ठीक रहेगी, बाकी पे हमारी अटेंशन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन क्या है कि 100 मिली सेकेंड मिनिमम है हमारे पास, कि हम कम से कम 100 मिली सेकेंड्स तक एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हम 2 सेकेंड्स तक उसको देख सकते हैं अपनी बिल्कुल उसी अटेंशन के साथ, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट की थी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ गई है समझ।
Now I would like to call Muhammad Usman to sum up this assignment. अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आवाज आ रही है? Yes. जी आ रही है। Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Usman, and today the topic of my presentation is shifting of attention. Shifting of attention and distraction of attention. तो पहले हम करेंगे शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। यानी कि हमारी शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन मतलब यानी कि वर्ड से पता चल रहा है कि हमारी अटेंशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ये सामने नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रही है ना? जी हो Yes. यस हो रही। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन यानी कि इसकी पहली डेफिनेशन है शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन अकर्स। कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन तब पैदा होती है जब अगर हम किसी खास पॉइंट पर तवज्जो देना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उस पॉइंट की कारकर्दगी में एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है, यानी कि आउटपुट में इजाफा हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी खास पॉइंट पर तवज्जो दे रहे हैं जिस वजह से उस पॉइंट की एफिशिएंसी में इजाफा हो रहा है और इस बावजूद इसके कि उसमें कुछ ऐसी यानी कि इंक्लूड इनहिबिशन यानी कि इनहिबिशन कुछ ऐसी रुकावटें भी आ रही हैं, यानी कि एडिशनल रिसोर्सेज भी कुछ ऐसी रुकावटें भी आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो तवज्जो है ना उस पॉइंट यानी कि अनवांटेड इनपुट्स की तरफ चली जाती है और मेन पॉइंट से हमारी तवज्जो हट जाती है। आगे है एग्जांपल फॉर इंस्टेंस। कहते हैं कि अगर हम किसी दोस्त को देखें जो कोई न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ रहा है तो हमें पता चलेगा कि उसकी जो आंखें हैं वो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही मुख्तलिफ वक्फों के साथ मूव कर रही हैं। इससे हमें पता शोज दैट आवर अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी अटेंशन है वो एक किसी भी पॉइंट किसी भी यानी कि सिचुएशन के एक एक्सपेक्ट से दूसरी यानी कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. जी आगे एक्सप्लेनेशन। कहता है रिसर्च हैव शोन दैट कहता है हमें इनके रिसर्च से पता चला है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी इलाके पर हम तवज्जो दें तो उसकी यानी कि हम किसी भी इलाके या किसी भी काम पर हम कोई खास तवज्जो दे रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है, यानी कि उसका यानी कि आउटकम जो होता है ना आउटपुट हमारे पास पहले से बेहतर आने लग पड़ता है क्योंकि हम उस पर कोई भी काम यानी कि वो काम करेंगे उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यानी कि अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर हम यानी कि एक काम पर थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं उसके साथ हमने साथ ही कोई दूसरा काम शुरू कर लिया यानी कि हम मुख्तलिफ कामों में अपनी तवज्जो को यानी कि डिवाइड करने लग पड़े हैं जिस वजह से हमारी मेन यानी कि जो पॉइंट होता है उससे अटेंशन हमारी शिफ्ट हो जाती है, जिस वजह से हम किसी यानी कि हमारा आउटपुट यानी कि इफेक्ट होता है और हमारे पास अच्छा आउटकम नहीं आता किसी भी काम का। आगे कहते देयर आर टू रिसोर्सेज मॉडल फॉर शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन के लिए दो इन रिसोर्सेज मॉडल हैं जिसमें एक है यूनिटरी रिसोर्स मॉडल और दूसरा है मल्टीपल रिसोर्स मॉडल। यूनिटरी रिसोर्स मॉडल कहता है कि किसी भी यानी कि कोई भी काम मुख्तलिफ काम करने के लिए एक या दो काम के लिए हमारे पास सिंगल यानी कि एक अटेंशन का एक सिंगल जरिया होता है जिसको हम मुख्तलिफ यानी कि दो काम करने के लिए उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जरिया यानी कि रिसोर्स एक होता है उसको हम मुख्तलिफ काम में डिवाइड कर देते हैं। अब नीचे है मल्टीपल रिसोर्स मॉडल। क्या देयर आर आल्सो मल्टीपल रिसोर्स मॉडल्स ऑफ अटेंशन दैट प्रपोज दैट डिफरेंट। ये कहता है कि दैट के मुख्तलिफ काम करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ अटेंशनल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जो हमें जिसके लिए जिनके वो रिसोर्सेज हम देख के हम अपना रिस्पॉन्स या कोई रिस्पॉन्स आगे सबमिट करवाते हैं, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स होता है उसके मुताबिक, विच वुड मीन दैट द टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट सेंसेस। अब इसका मतलब है कि अगर हम पहले तो ये था ना सिंगुलर था कि काम मुख्तलिफ थे मगर हमें एक सोर्स ऑफ अटेंशन डिवाइड करना पड़ रहा था। अब इसमें ऐसा है कि मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ सोर्स ऑफ अटेंशन होगा तो इससे हमें पता चले इससे हमें ये आउटकम आएगा कि जब हम हर काम के लिए अलहदा यानी कि तवज्जो यानी कि वन बाय वन कर रहे हैं तो हर काम के लिए तवज्जो अलहदा दे रहे हैं तो हमारा आउटकम ईजियर हो यानी कि अच्छा होगा और हमें वो समझने के लिए आसान होगा यानी उस पर तवज्जो हम आसानी से दे सकेंगे। क्लियर है क्लास? यस है कोई? जी क्लियर है। जी क्लियर है। जी
आगे आगे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। आगे डेफिनेशन है, कहता है डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग मोर देन पेइंग अटेंशन टू समथिंग दैट इज। कहता है डिस्ट्रैक्शन ऐसी इनके इस चीज़ से कुछ ज़्यादा नहीं है कि हम किसी ऐसी चीज़ पर तवज्जो देने लग पड़े जो हमारे मेन एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। यानी कि अगर हम इधर एक लेक्चर ले रहे हैं ना, लेक्चर लेने के दौरान हमें कोई बाहर से आवाज़ मारने लग जाए तो हम उस तरफ ध्यान दे देते हैं कि अपना लेक्चर छोड़ देते हैं, यानी कि मेन पॉइंट से हटकर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। आगे है क्या सेंसरी स्टिमुलाई दैट टीच द सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे जो सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं जो यानी कि जो पहले से हमारे सेंस ऑर्गन में मौजूद होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करने, वो यानी कि खास तौर पर डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं जिससे हमारी तवज्जो मेन पॉइंट से हट जाती है। आगे है फॉर इंस्टेंस, कहता है लाउड नॉइजेज, यानी कि अगर हम फ़ोन यानी कि कोई किसी से फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो जो लाउड नॉइजेज हैं वो हमें ज़्यादा अफेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्राइट लाइट से। यानी कि लाइट से ज़्यादा रोशनी हमें अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो लाउड नॉइज़ होगा ना वो हमें अफेक्ट करेगा, हमें यानी कि आवाज़ सुनने में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। आगे कहता है कुछ यानी कि ख़ास स्टिमुलाई होते हैं जैसे लाउड नॉइज़ और ब्राइट लाइट्स, जिनको यानी कि इग्नोर करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन ही होता है। आगे कॉजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इसके 4 कॉजेज होते हैं। पहला कॉज ये है कि लैक ऑफ एबिलिटी टू पे अटेंशन, यानी कि हमें इतनी खासियत नहीं होती कि हम किसी भी काम पर यानी कि तवज्जो दे सकें ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल एक दफ़ा एक पॉइंट पर तवज्जो अपनी मरकूज़ रख सकें। हमारी तवज्जो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है, डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। हमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हम किसी भी एक पॉइंट पर तवज्जो दे सकें। आगे सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, या फिर ऐसा है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, यानी कि हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हम ना ही करें वो काम तो अच्छा था। आगे है नॉर्मलनेस और अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट डिस्ट्रैक्शन का कॉज का डिस्ट्रैक्शन का ये भी हो सकता है कि जो हमें यानी कि जिस वजह से हम अपने मेन पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ तो वो कोई बहुत ही नया पॉइंट है, हमने पहली दफ़ा देखा, अचानक हमारा ध्यान उस तरफ चला गया, यहाँ फिर उसमें अट्रैक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है कि हमारा दिल कर रहा है कि हम अपना काम छोड़ दें और वो काम करने लग पड़े। आगे डिस्ट्रैक्शन कम फ्रॉम बोथ, यानी कि डिस्ट्रैक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज दोनों की वजह से पैदा हो सकती है। जैसे हमने आगे तो पढ़ा था, यानी कि सेंसरी स्टिमुलाई, यानी कि वो हमारे इंटरनल सोर्स होगा जिससे हमारी डिस्ट्रैक्शन पैदा होगी, और जैसे कोई ये लाउड नॉइस हो जाएगी या ब्राइट लाइट हो गई, हमारी एक्सटर्नल रिसोर्सेज सोर्स होगा जिसकी वजह से हमारी जो है ना अटेंशन वो मेन पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे वजह से डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है। आगे लास्ट है, कहता है इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। कहता है आमतौर पर जो है ना डिस्ट्रैक्शन कि किसी भी इंडिविजुअल की यानी किसी भी फर्द की कारकर्दगी पर यानी कि परफॉर्मेंस पर असरअंदाज करती है। ये थोड़ा यहाँ उसका आउटकम में कमी ज़रूर आती है, यानी कि हमें समझ नहीं, यानी कि कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं हमें समझ नहीं आती, या फिर यानी कि हमें पता नहीं चलता कि क्या कह रहा अगला बंदा, हमारा ध्यान किसी और तरफ चला जाता है। आगे लास्ट है फॉर इंस्टेंस, रिसर्च हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल हु आर डिस्टर्ब्ड बाय मैनी पर्सनल प्रॉब्लम्स टेंड टू हैव। अब ये कहता है कि रिसर्च ने यह भी साबित किया कि जिन कुछ यानी कि वो लोग जिन्हें पर्सनल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं वो दूसरों के लिहाज से उनकी एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। यस सर, सर ख़त्म हो गई सर, क्लास क्लियर है? सबकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है? यस। यस कोई ऐसा बंदा जिसकी रह गई है? बाकी पूरी क्लास को समझ आ गई है? यस सर। अगर किसी का कोई Yes, sir. क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर 2 स्टूडेंट्स ने नहीं दी हमारे ग्रुप में। क्यों नहीं दी? सर एक तो आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या है उसे, और सेकंड वाले को सर